विस्पर्ड मेलोडीज एंड टेल्स में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त और इस चैनल का सूत्रधार देवव्रत मजूमदार। चलिए कहानी शुरू करते हैं। मुखर्जी मेंशन में अपराध। अध्याय 15। अंतिम सत्य। अपराध की आयु एक दिन समाप्त होती ही है। उन 6 हफ्तों में जो चंदानागार की असंतोषजनक यात्रा के बाद बीते, पृथ्वीराज और निशिगंधा अपनी शादी की तैयारियों में पूरी तरह व्यस्त थे, जिसे उन्होंने यथाशीघ्र करने का निश्चय किया था। सौमित्र मुखर्जी मेंशन मामले को पूरी तरह भूल जाने के मूड में था। उसकी अपनी शादी सुनैना से अधिक दूर नहीं थी और यही उसके विचारों और बातचीत का मुख्य विषय बना हुआ था। कौशिक घोष अपने पुराने ठिकानों सिटी और वेस्ट एंड लौट चुका था। शुभेंदुनाथ अपने फ्लैट में अपनी पुस्तकों के गूढ़ अध्ययन में हमेशा की तरह डूबा हुआ प्रतीत होता था, लेकिन पृथ्वीराज कर्नल नगेंद्रनाथ मुखर्जी को नहीं भूला था। उसने यह मामला अपने मित्र कोलकाता पुलिस के इंस्पेक्टर अरनिंदम के समक्ष नहीं रखा था और इसका कारण वह स्वयं भी स्पष्ट रूप से शब्दों में व्यक्त नहीं कर पा रहा था। उसके मन में एक विचार आकार ले रहा था, एक ऐसा विचार जिससे वह घबराता था फिर भी पूरी तरह बच नहीं सकता था। उसने स्वयं को बार बार समझाने की कोशिश की कि उसकी सोच निराधार और हास्यास्पद है, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए और पूरी घटना अपने सही परिप्रेक्ष्य में स्पष्ट होती गई, वैसे वैसे यह विचार उसके मन में गहराई से घर करने लगा और उसके दिनों के साथ साथ उसकी रातों को भी सताने लगा। अंततः अनिच्छा से ही सही उसने अपने संदेहों को स्वीकार किया और अपनी धारणा की पुष्टि के लिए जांच पड़ताल शुरू कर दी। उसकी कार्यप्रणाली कुछ असामान्य थी। उसने 1 सप्ताह का अधिकांश समय भारतीय म्यूजियम के अध्ययन कक्ष में बिताया। इसके बाद कुछ दिनों के लिए वह अपनी लाइब्रेरी में बंद रहा। बीच बीच में कॉलेज स्ट्रीट की किताबों की दुकानों के दौरे भी किए और फिर भी जब उसकी जिज्ञासा शांत नहीं हुई तो पूरा सप्ताहांत उसने अपने चाचा सर भूषण सेन केन दार्जिलिंग स्थित घर में बिताया। सर भूषण सेन कोलकाता विश्वविद्यालय में पुरातत्व के पूर्व प्रोफेसर रह चुके थे और उनकी बातचीत सदैव उनके शोध के इर्द गिर्द ही घूमती थी। भारतीय म्यूजियम में कुछ और दिन बिताने के बाद पृथ्वीराज की खोज पूरी हुई। एक शाम वह श्यामा प्रसाद मुखर्जी रोड कोलकाता से होते हुए डलहौजी स्क्वायर कोलकाता की दिशा में गाड़ी चला रहा था। उसका चेहरा सामान्य से अधिक पीला था और आंखों में चिंता थी। वह धीरे चला रहा था, मानो अपनी मंजिल तक पहुंचने की इच्छा न हो, और जब थोड़ी देर बाद वह एक फ्लैट के सामने रुका तो भी कुछ समय तक वहीं बैठा शून्य में घूरता रहा। हर बीतते क्षण के साथ जो कार्य उसने अपने लिए तय किया था उसे और अधिक असहज और अरुचिकर प्रतीत हो रहा था। अंततः वह कार से उतरा और पुराने क्वीन शैली के घर की कालीन लगी सीढ़ियों पर चढ़ता हुआ पहले माले पर पहुंचा। एक नौकर ने उसे भीतर आने दिया और 3 मिनट के भीतर वह शुभेंदुनाथ मुखर्जी की लाइब्रेरी में एक विशाल अग्निकुंड के सामने बैठा था। कमरा अपने मालिक के व्यक्तित्व को दर्शाता था, परिपूर्ण रुचि का, किंतु कुछ एकेडमिक, कुछ कठोर। यह एक संयमी व्यक्ति का कमरा था। दीवारें हल्के रंग की थीं, जिन पर कुछ उकेरन और चित्र सजे थे। एक गोया, 2-3 आधुनिक कृतियां और एक छोटा सा रेम्ब्रांट एक प्रसिद्ध डच चित्रकार और उत्कीर्णक थे, जिन्हें यूरोपीय कला के स्वर्ण युग के महानतम कलाकारों में से एक माना जाता है। उनका पूरा नाम रेम्ब्रांट हार्मेंजून वॉन राइन था। रेम्ब्रांट को उनकी प्रकाश और छाया के अद्भुत उपयोग, यथार्थवादी चित्रण और भावनाओं की गहराई के लिए जाना जाता है। उन्होंने धार्मिक, ऐतिहासिक और आत्मचित्र बनाए जो आज भी कला जगत में बेहद प्रसिद्ध हैं। हर जगह किताबें थीं, लेकिन व्यवस्थित और सुव्यवस्थित रूप से रखी हुई। एक कोने में एक एकल पर्दा टंगा था, पुरानी वेनिशियन कढ़ाई का धुंधला जलता हुआ सा टुकड़ा। शुभेंदुनाथ उसे देखकर शांति से प्रसन्न प्रतीत हुआ। वह चिमनी के दूसरी ओर बैठ गया और सिगार और बेनेडिक्टिन लिकर निकाला। बेनेडिक्टिन एक हर्बल लिक्योर है जो फ्रांस में तैयार किया जाता है। इसकी रेसिपी 16वीं शताब्दी के एक भिक्षु से जुड़ी हुई है और इसमें 27 जड़ी बूटियों
और मसालों का एक गुप्त मिश्रण शामिल होता है जिसे एक न्यूट्रल स्पिरिट में मिलाकर शहद से मीठा किया जाता है। यह भले ही एक पुराना लिक्योर हो, लेकिन आधुनिक बार में इसकी खास जगह बनी हुई है। पृथ्वीराज ने दोनों लेने से इनकार कर दिया। वह स्पष्ट रूप से असहज था और कुछ देर तक प्रारंभिक अभिवादन के बाद आग में घूरता रहा। इस बीच शुभेंदु नाथ किताबों की अलमारी में लगे एक छोटे से लेखन डेस्क के पास गया। उसे अपनी जेब से निकाली, एक चाबी से खोला और एक दराज से कुछ निकाला। फिर वह उसे लेकर चिमनी के पास आया और पृथ्वीराज की ओर बढ़ा दिया। पृथ्वीराज ने उसे लिया और कुछ आश्चर्य से देखा। वह एक लड़की की तस्वीर थी। शुभेंदु नाथ, उसने अचानक कहा, मैं तुम्हें कई वर्षों से जानता हूं। मुझ पर विश्वास करो, जब मैं तुमसे यह प्रश्न पूछ रहा हूं तब मैं इसे नहीं भूला हूं। शुभेंदु नाथ अपनी कुर्सी पर पीछे झुक गया और अपनी आंखें मूंद लीं। उसका लिक्कर गिलास उसकी लंबी सुरुचिपूर्ण उंगलियों में हल्के से झूल रहा था। पृथ्वीराज अपनी कुर्सी पर थोड़ा मुड़ा और सीधा उसकी ओर देखने लगा। शुभेंदु नाथ, उसने धीरे और स्थिर स्वर में कहा, तुमने अपने चाचा की हत्या क्यों की? जिस व्यक्ति से यह प्रश्न पूछा गया था उसके स्थिर पीले चेहरे पर कोई भाव नहीं उभरा। कुछ क्षणों तक ऐसा लगा मानो उसने कुछ सुना ही नहीं। अंततः उसने एक गहरी सांस ली और आगे झुककर अपने गिलास को पास की किताबों की मेज पर रख दिया। मैं तुम्हें दिखाऊंगा, उसने कहा। पृथ्वीराज ने एक गहरी सांस ली। वह इसके लिए तैयार नहीं था। कोई भी अन्य प्रतिक्रिया सहन करने में आसान होती। इस बीच शुभेंदु नाथ किताबों की अलमारी में लगे एक छोटे से लेखन डेस्क के पास गया। उसे अपनी जेब से निकाली, एक चाबी से खोला और एक दराज से कुछ निकाला। फिर वह उसे लेकर चिमनी के पास आया और पृथ्वीराज की ओर बढ़ा दिया। पृथ्वीराज ने उसे लिया और कुछ आश्चर्य से देखा। वह एक लड़की की तस्वीर थी। चेहरा गोल और बाल सुलभ मासूमियत से भरा था, जिसमें वह विशिष्ट निर्दोष मिठास थी जो केवल एक विशेष प्रकार की गोरी लड़कियों में पाई जाती है, जिनकी सुंदरता प्रायः परिपक्वता के साथ कठोर हो जाती है। पृथ्वीराज के अनुमान से जब यह तस्वीर ली गई थी तब लड़की लगभग 17 वर्ष की रही होगी, शायद उससे भी कम। असंदिग्ध रूप से सुंदर, लेकिन उस स्वर्ण कुंतला अनगढ़ भव्यता के साथ जो मध्ययुगीन स्वर्गदूतों की याद दिलाती थी। यह दुनिया का आखिरी चेहरा था जिसके बारे में पृथ्वीराज को लगता कि शुभेंदु नाथ उस पर ध्यान देगा। उसने तस्वीर को उलट पलट कर देखा। यह उन सस्ते चमकदार प्रिंटों में से एक था जो नाट्य जगत में हजारों की संख्या में प्रसारित होते हैं। वह उसे असहाय होकर देखता रहा, असमझ और पूरी तरह उलझा हुआ। शुभेंदुनाथ ने उसकी उलझन को भांप लिया। उसका मंचीय नाम कुमुदिनी था। शुभेंदुनाथ ने धीरे से कहा और कमरे में फिर से सन्नाटा छा गया। पृथ्वीराज अभी भी पूरी तरह से स्तब्ध था। उसने स्पष्ट प्रश्न पूछने के लिए मुंह खोला ही था कि शुभेंदुनाथ ने उसे बीच में ही रोक दिया और उसके स्वर की गहराई व कड़वाहट ने डॉक्टर को चौंका दिया। उसका असली नाम नीलांजना रॉय था। उसने कहा, इस तस्वीर में वह 17 साल की थी और मैं उससे प्रेम करता था, अब भी करता हूं, पूरी सच्चाई और गहराई से। फिर उसने सीधा और सरल शब्दों में जोड़ा, मैंने कभी किसी और औरत से प्रेम नहीं किया। उसके बाद वह चुप हो गया और पृथ्वीराज, जो हर बीतते क्षण के साथ खुद को इस बातचीत में और भी असहज महसूस कर रहा था, बस उसे खाली नजरों से देखने लगा। कोई संदेह नहीं था कि शुभेंदुनाथ जो कह रहा था वह दिल से कह रहा था। उसकी आवाज की टोन, उसके चेहरे और शरीर की हर रेखा उसकी गहरी भावनाओं को दर्शा रही थी। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूं, पृथ्वीराज ने कहा। शुभेंदुनाथ ने हल्की हंसी हंसी और फिर तेजी से, उत्सुकता और गहराई से एक ही लय में बोलना शुरू कर दिया। वह द फेथ ऑफ सेंट ह्यूबर्ट में भीड़ के दृश्य में दिखाई दे रही थी। द फेथ ऑफ सेंट ह्यूबर्ट, यह वाक्यांश संत ह्यूबर्ट के उस आध्यात्मिक परिवर्तन और उनके द्वारा अपनाए गए गहरे विश्वास को संदर्भित करता है। यह भक्ति, आत्म परिवर्तन और उच्च आध्यात्मिक सत्य की खोज का प्रतीक हो सकता है। वह एक छोटी अर्ध धार्मिक ओपेरा थी जिसे उन्होंने विधान सरणी रोड, शोभा बाजार के बिनोदिनी थिएटर में प्रस्तुत किया था। मैंने पहली बार उसे वहीं देखा था। वह स्नूड
और विम्पल पारंपरिक हेडड्रेस में अद्भुत लग रही थी। मैं उससे प्रेम करने लगा। मैंने बड़ी मुश्किल से उसके बारे में पता लगाया। तब तक मैं उसके लिए पागल हो चुका था। वह रुका और अपनी गहरी काली आंखों से पृथ्वीराज की ओर देखा, जिनमें अब एक विद्रोही, लगभग उन्मादी चमक थी। तुम इसे अपनी आधुनिक प्लेटोनिक सुटेबिलिटी कॉम्प्लेक्सेस जैसी ऊंट-पटांग अवधारणाओं से हास्यास्पद कह सकते हो, उसने कहा। लेकिन मैं उसी तरह एक औरत से प्रेम कर बैठा, जैसा कि 10 में से 9 पुरुष तब से करते आए हैं जब से यह संसार अस्तित्व में आया है, और तब तक करते रहेंगे जब तक मूल पशु का हर निशान हम में से मिट नहीं जाता और मानव सभ्यता समाप्त नहीं हो जाती। मैं उसके चेहरे से, उसकी चाल से, उसके शरीर से मोहित हो गया था। वह मुझे नारीत्व की मेरी सभी कल्पनाओं का पूर्ण स्वरूप प्रतीत हुई। वह मेरी एकमात्र अभिलाषा बन गई। मैं उसे चाहता था, मैं उससे विवाह करना चाहता था। वह एक क्षण के लिए रुका और पृथ्वीराज की ओर चुनौती भरी नजरों से देखा, लेकिन जब पृथ्वीराज ने कुछ नहीं कहा तो उसने फिर से बोलना शुरू कर दिया। मैंने पता लगाया कि आमतौर पर वह ग्रैंड होटल, एस्प्लेनेड, पार्क स्ट्रीट में डांसिंग इंस्ट्रक्ट्रेस थी। मैं वहां उसे खोजने गया। मैनेजर से पता चला कि केवल 1000 रुपये में मैं उसके साथ नाच सकता था और जितना भुगतान करूं उतनी देर तक उससे बात कर सकता था। फिर वह रुका और पृथ्वीराज को उसके चेहरे पर वह पीड़ा स्पष्ट दिखी जो इस निराशा ने उसे दी थी। जैसा कि तुम जानते हो, शुभेंदुनाथ ने आगे कहा, मुझे औरतों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। आमतौर पर वे मुझे जरा भी आकर्षित नहीं करती। शायद यही कारण था कि कुमुदिनी मेरे लिए इतनी महत्वपूर्ण हो गई। वह अचानक क्रोध और दुख के मिश्रित स्वर में फट पड़ा। मैं चाहता हूं कि तुम यह समझो कि यह बात कि वह मेरे समाज की नहीं थी, उसका उच्चारण भद्दा था और उसके नाखून अजीब तरह से जरूरत से ज्यादा तराशे हुए थे। इन सब का मुझ पर कोई असर नहीं पड़ा। मैं उससे प्रेम करता था, मैं उससे विवाह करना चाहता था। यह तथ्य कि वह मूर्ख थी मुझे बहुत ज्यादा विचलित नहीं कर पाया। वह अविश्वसनीय रूप से मूर्ख थी, बिल्कुल अज्ञानता और मासूमियत से भरी हुई मूर्खता। फिर उसने पृथ्वीराज के चेहरे पर एक अनायास आई अभिव्यक्ति को पकड़ लिया और कड़वाहट से कहा, हां, मासूमियत। मुझे लगता है कि यही बात मुझे पूरी तरह तोड़ गई। वह लड़की मासूम थी, लेकिन एक जंगली इंसान की मासूमियत जैसी। उसे कुछ नहीं पता था। सभ्य समाज के बुनियादी नैतिक नियम उसके लिए एक जटिल पहेली थे। वह भयावह थी। वह कांप उठा और पृथ्वीराज को लगा कि वह अब समझने लगा है। एक ऐसी घटना जो किसी किशोर लड़के के लिए आम होती, शुभेंदुनाथ जैसे एकांत प्रिय और अध्ययनशील व्यक्ति के लिए असहनीय साबित हुई थी। उसका मन इस कदर विचलित हो गया था कि उसकी सोचने समझने की शक्ति ही बदल गई थी। यही कारण था कि शुभेंदुनाथ का अगला वाक्य पृथ्वीराज के लिए अप्रत्याशित था। वह मेरे लिए दिलचस्प थी, शुभेंदुनाथ ने कहा। मैं उसे समझना चाहता था। शुरू में मैंने सोचा कि उसकी असाधारण मानसिक स्थिति महज एक संयोग थी, जन्म और परवरिश की किसी दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना का परिणाम। लेकिन बाद में मुझे एहसास हुआ कि मैं गलत था। यही वह बात थी जिसने मुझे एक कट्टर सामाजिक सुधारक बना दिया। क्या तुम समझ रहे हो पृथ्वीराज? वह बोलते हुए आगे झुका। उसकी आंखें पृथ्वीराज के चेहरे पर गड़ी हुई थीं। क्या तुम समझ रहे हो कि मैं क्या कह रहा हूं? उस लड़की की मानसिक स्थिति संयोगवश नहीं थी, बल्कि यह जानबूझकर किया गया था। पृथ्वीराज चौंक गया। असंभव, उसने अनायास ही कहा। शुभेंदुनाथ ने तुरंत उसके शब्दों को पकड़ लिया। असंभव? उसने जोशीले स्वर में दोहराया। शायद यही हर कोई कहेगा, लेकिन मैं तुमसे कह रहा हूं कि तुम गलत हो। मैंने इस पूरे मामले की तह तक जाने की कोशिश की। जब मुझे उस लड़की की मानसिक स्थिति, जो कि निर्मित की गई थी, का आभास हुआ, जो स्वयं उस लड़की ने कही थी, तब मुझे यह जानना आवश्यक हो गया कि वे लोग कौन हैं, या उन लोगों का समूह क्या करता है, उनका मकसद क्या है ऐसी खूबसूरत और मासूम लड़कियों को मानसिक रूप से प्रशिक्षित करने के पीछे। इसी उद्देश्य से आज से 2 साल पहले मैंने पार्क स्ट्रीट के सभी नामी नाइट क्लबों में जाना शुरू किया, परंतु
मुझे कोई सफलता नहीं मिल रही थी। एक शाम जब मैं मोकाम्बो नाइट क्लब पार्क स्ट्रीट में अपनी तलाश में था, तो जैसा कि तुम जानते हो पृथ्वीराज, मुझे अधिक शोरगुल पसंद नहीं। मैं स्वयं को असमंजस में पा रहा था कि वहां रुकूं या चला जाऊं। तभी एक लंबा चौड़ा नौजवान मेरी मेज के सामने आकर रुका। उसे देखते ही मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। वह व्यक्ति एक खोजी था या रहस्यमयी इंसान, यह मैं आज तक नहीं जान पाया। पर मैं उसे 7 साल पहले खड़गपुर में मिला था, जब मैं आईआईटी खड़गपुर से बीटेक कर रहा था। उस समय की कुछ गलतियां जो मुझसे अनजाने में हुई थीं, वह नौजवान भांप गया था। लेकिन मेरे द्वारा किए गए उन गुनाहों को उसने अपने दिल में ही दफन कर लिया, जिससे मैं ऑक्सफोर्ड से एमटेक करने में सफल हो पाया। पृथ्वीराज शुभेंदु की हर बात को अपनी दिमागी नोटबुक में दर्ज कर रहा था, जैसे कि वह कोई भी शब्द खोना नहीं चाहता था। शुभेंदु ने अपने ग्लास से बेनेडिक्टीन की आखिरी घूंट ली और फिर कहना शुरू किया। उस नौजवान ने उस शाम भी मेरी उलझन को भांप लिया था और उसके प्रभाव में आकर मैंने उसे सारी बात बता दी। तब हमेशा की तरह उसने हंसते हुए कहा, मेरे दोस्त, तुम दुखी मत होना जब तुम्हारे साथ तुम्हारा मित्र। और शुभेंदु एक पल के लिए चुप हो गया। पृथ्वीराज ने उत्सुकता से पूछा, तो बताओ शुभेंदु, तुम्हारा वह दोस्त कौन है? क्या नाम है उसका? शुभेंदु नाथ ने सिगार का एक गहरा कश लिया और कहा, मैं उसका असली नाम नहीं बता पाऊंगा। तुम बस इतना जान लो कि वह एक कुलीन परिवार में पैदा हुआ था। उसके पिता ने उसका नाम एक महाकाव्य के सबसे सम्मानित और वीर योद्धा के नाम पर रखा था, लेकिन हम सब उसे भैरवनाथ मुखर्जी के नाम से जानते हैं। भैरवनाथ ने कहा कि वह मेरी सहायता करेगा उन लोगों को ढूंढने में और उनके संगठन का पता लगाने में। इतना ही नहीं, वह मेरे लिए एक पूरी तरह से सुरक्षित और अचूक योजना भी तैयार करेगा, जिससे मैं इस षड्यंत्र को जड़ से नष्ट कर सकूं। भैरवनाथ ने मात्र 2 महीनों में उन लोगों के बारे में, उनके संगठन के बारे में और उनकी योजनाओं के बारे में सब पता कर लिया और मुझे जानकारी दी। मैंने सब कुछ जान लिया। यह लड़की बचपन से प्रशिक्षित की गई थी। वह एक भयावह योजना का पूर्णतः निर्मित उत्पाद थी, और वह अकेली नहीं थी। यह एक संगठित समाज था। पृथ्वीराज, एक सुव्यवस्थित आपराधिक संगठन। यह लड़की, मेरी लड़की और उसकी जैसी कई अन्य लड़कियां इस मशीनरी के छोटे छोटे पुर्जे थीं। वे सिर्फ मोहरे थीं, विशेष रूप से प्रशिक्षित उपकरण, जिनका उपयोग कुछ पुरुषों को आकर्षित करने या कुछ महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जाता था। अगर कोई लड़की यह सब अपनी मर्जी से करती तो यह अलग बात होती, लेकिन सोचो, उन्हें बचपन से ही प्रशिक्षित किया गया था। उनके दिमाग को जानबूझकर एक विशेष दिशा में मोड़ा गया था। यह सोच सोचकर मैं पागल हो गया हूं पृथ्वीराज। कुछ पलों तक वह चुप रहा, अपना सिर अपने हाथों में थामे हुए। पृथ्वीराज उठने के लिए तैयार हुआ, लेकिन शुभेंदु नाथ ने तुरंत उसकी ओर देखा और आग्रह किया, मत जाओ, तुम्हें पूरी कहानी सुननी होगी। लाल बालों वाला छोटा डॉक्टर तुरंत वापस बैठ गया। मैंने सब कुछ पता लगा लिया, शुभेंदु नाथ ने दोहराया। भैरवनाथ ने इस भयानक साजिश को पूरी तरह उजागर किया और यह भी बताया कि इस संगठन की बुद्धि भी खरीदी गई थी, जिस तरह बाकी सब कुछ खरीदा जाता है। इसका मतलब यह था कि उनके पास एक खास दिमाग था जो अपराध की योजना बनाता था, जिसे दूसरे लोग अंजाम देते थे। ये बात मुझे हिला देने वाली लगी। वैसे भी बड़े पैमाने पर उत्पादन की प्रक्रिया मुझे हमेशा से घिनौनी लगती थी, लेकिन जब यही प्रक्रिया अपराधों पर लागू की जाए तो यह और भी भयावह हो जाती है। मुझे लगा कि मैंने अपना जीवन किताबों और सिद्धांतों में बर्बाद कर दिया, जबकि मेरे चारों ओर, मेरे बिल्कुल पास ये भयानक चीजें हो रही थीं। मैंने यह सब अपने दिमाग में बारीकी से सोचा। मुझे लगा कि असली समाधान यही होगा कि इस पूरे संगठन के पीछे जो दिमाग है उसे नष्ट किया जाए। सिर्फ पुलिस को सूचना देना पर्याप्त नहीं होता। ऐसे दिमाग वाले अपराधियों को अगर 1-2 साल की सजा भी हो जाए तो वे जेल से लौटकर फिर से अपराध की दुनिया में शामिल हो सकते हैं। भैरवनाथ को उन लोगों की पहचान करने में 1 साल लग गया और तब उसने पाया कि यह अपराधी
मेरे अपने परिवार में मौजूद था। हालांकि भगवान का शुक्र है मेरे खून का नहीं, वह मेरा अंकल था, नगेंद्र नाथ मुखर्जी। मैं समझ गया कि उसे सीधे मार देना कोई हल नहीं होगा। वह तो सिर्फ एक शुरुआत थी। इसके अलावा भी ऐसे लोग थे जो इस पूरे गिरोह का संचालन कर सकते थे। ऐसे लोग जो किसी इंसान को नीलांजना रॉय से कुमुदिनी बना सकते थे। एक ऐसा प्राणी जो न पूरी तरह इंसान था, न पूरी तरह पशु, बल्कि सिर्फ एक मशीन था। इसलिए मुझे बहुत सावधानी से कदम उठाने पड़े। मैंने और भैरवनाथ ने एक योजना बनाई। मेरा अंकल अक्सर मुझसे कहता था कि मैं मुखर्जी मेंशन में मेहमानों को लेकर जाऊं, जिससे कि वह अपने अपराधी साथियों से वहां मिल सके। हमने एक सही हत्या की योजना बनाई और जब अगली बार मुझे वहां बुलाया गया तो मैंने अपने मेहमानों को बहुत ध्यान से चुना और वहां गया, अपने प्लान को अंजाम देने के पूरे इरादे के साथ। तुमने अपने मेहमानों को चुना? पृथ्वीराज ने उसे हैरानी से देखा। बिल्कुल, शुभेंदुनाथ ने शांत भाव से कहा। मैंने तुम सबको जानबूझकर चुना था। तुम सबकी छवि बेदाग थी। तुम में से कोई भी अपराध का दोषी साबित नहीं हो सकता था। इसलिए स्वाभाविक रूप से शक मेरे अंकल के मेहमानों पर ही जाता। उनमें से हर एक ने भले ही हत्या न की हो, लेकिन कोई न कोई बड़ा अपराध जरूर किया था। उस रात सब कुछ पूर्व निर्धारित था। भैरवनाथ का मुखर्जी मेंशन में आना और मेरा उसे देखकर भी अनजान बने रहना। डॉक्टर विडबी को भैरवनाथ पहले ही अपनी ओर कर चुका था। वह विलियम स्मिथ के गिरोह से आजाद होना चाहता था और अपनी बची हुई जिंदगी जर्मनी में बिताने की इच्छा रखता था। भैरवनाथ ने उससे सेमेस्टर के एजेंट के रूप में मुलाकात की और उसे अपने पक्ष में मिला लिया। हमने योजना बनाई थी कि नागेंद्र नाथ की सेव को वहां से दूर ले जाना और उसके पीछे के सारे सबूतों को जलाना डॉक्टर विडबी का काम होगा। हम पहले से ही जानते थे कि नागेंद्र नाथ ने दस्तावेज कहां और कैसे छुपाए थे और उन्हें हासिल करने की जिम्मेदारी भैरवनाथ की थी। इसके बाद दस्तावेजों को तहखाने में नष्ट करने के बाद किसी ऐसे व्यक्ति को इसका जिम्मेदार बनाना था जो पहले से ही विलियम स्मिथ के निशाने पर हो। इसी कारण ऐसी भैरवनाथ ने जानबूझकर वह वॉलेट तुम्हारे सामने फेंका था ताकि तुम उसे उठाओ और उसकी जांच के दौरान तुम्हें वह नकली दस्तावेज मिल जाए जिसे भैरवनाथ ने तैयार किया था। असली दस्तावेज तो उसने मुझे दे दिया था। योजना के अनुसार सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन तभी उस मूर्ख प्रशांत सान्याल ने गड़बड़ कर दी। वह खुद को महान जासूस समझने लगा था और इसी अति आत्मविश्वास में उसने योजना का संतुलन बिगाड़ दिया। उसके साथ डॉक्टर सौमित्र और कौशिक ने भी और अधिक मूर्खता कर दी। यह तो भला हो भैरवनाथ का, जिसने अपने मित्र नंदलाल से कह रखा था कि यदि वह 3 दिनों तक उससे मिलने न आए तो पूरे शिकारी दल को लेकर मुखर्जी मेंशन पर धावा बोल दे। इस प्रकार हमारी योजना में अनपेक्षित घटनाओं की वजह से कई मोड़ आए, लेकिन अंततः सब कुछ नियति के अनुसार ही घटित हुआ। तुमने बहुत बड़ा जोखिम लिया, पृथ्वीराज ने कहा। शुभेंदुनाथ ने सिर हिलाया। क्यों? मैं अपने अंकल का वारिस नहीं था, बल्कि मैं ही उसका संरक्षक था। मुझे उसकी मौत से कोई लाभ नहीं होने वाला था, इसलिए मैं शक के घेरे से उतना ही बाहर था जितना कि तुम सब। नागेंद्र नाथ मेरा कोई सगा चाचा नहीं था। सच कहूं तो मेरे परिवार से दूर दूर तक उसका कोई संबंध नहीं था, लेकिन किस्मत ने ऐसा खेल खेला कि वह हमारे जीवन में आकर बस गया। आज से 9 साल पहले दार्जिलिंग के एक मैखाने में उसने मेरे पिताजी से दोस्ती गांठी। अपनी चिकनी चुपड़ी बातों और मधुर शब्दों के जाल में फंसाकर उसने उनका भरोसा जीत लिया। धीरे धीरे वह हमारे घर आने लगा और उसकी उपस्थिति आम हो गई। दरअसल नागेंद्र नाथ को एक ऐसी जगह और परिवार की तलाश थी जहां वह अपने कारनामों को दुनिया की नजरों से छुपा सके और समाज में एक भले आदमी की छवि बना सके। उसने चालाकी से हमारी मौसी को, जो हमारे साथ ही रहती थीं, अपने प्रेम के जाल में फंसा लिया। मेरी मां के दबाव और सामाजिक मर्यादाओं के चलते मेरे पिता को नागेंद्र नाथ को परिवार का हिस्सा मानना पड़ा। मजबूरी में मेरी मौसी का गांधर्व विवाह उस धूर्त नागेंद्र नाथ से कर दिया गया। इतना ही नहीं, मेरे पिता ने मुखर्जी मेंशन को भी
मेरी मौसी के नाम कर दिया। चूंकि उनकी कोई संतान नहीं थी, इसलिए उनकी मृत्यु के बाद वह संपत्ति कानूनी रूप से मेरे नाम होनी थी। इस तरह नागेंद्रनाथ मेरी संपत्ति पर पूरी तरह आश्रित था, जबकि मैं उस पर कभी निर्भर नहीं था। बेशक, उसने आगे कहा, मुझे अंदाजा नहीं था कि चीजें इस तरह उलझ जाएंगी। कोई भी यह उम्मीद नहीं कर सकता था कि वे हत्या को इतनी अजीब तरह से छिपा देंगे। जब मैंने देखा कि वे कुछ खोज रहे थे, तब मुझे समझ आया कि उन्होंने कुछ खो दिया है। मुझे पूरा यकीन था कि उन्होंने जो खोया है वह मेरे अंकल के गिरोह के अगले अपराध की योजना से जुड़ी नोटबुक होगी। यही वजह थी कि मैंने तुमसे वहां रुकने के लिए कहा। लेकिन पृथ्वीराज ने धीरे से कहा, तुम गलत थे। किसमें? वॉन फाबर को अपना पहला शिकार न बनाने में? पृथ्वीराज ने सिर हिलाया। नहीं, उसने कहा, समाज के किसी बुरे पहलू से अकेले लड़ने की कोशिश करना हमेशा मूर्खता होती है। शुभेंदुनाथ ने उसकी आंखों में देखा। मुझे पता है, उसने बस इतना ही कहा। मुझे लगता है कि मैं थोड़ा पागल हूं। ये मुझे बेहद क्रूर लगा। मैं उससे प्यार करता था। वह चुप हो गया। कमरे में एक गहरी खामोशी छा गई। दोनों आदमी बैठे रहे। पृथ्वीराज आग की लपटों को घूरता रहा और शुभेंदुनाथ कुर्सी पर पीछे झुककर आधी बंद आंखों से सोचता रहा। पृथ्वीराज के दिमाग में सिर्फ एक ही विचार घूम रहा था, इस पूरे मामले की त्रासदी। इतना प्रतिभाशाली दिमाग, इतनी मूल्यवान आदर्शवादी आत्मा, और फिर भी यह कितना अजीब है कि बुराई से बुराई ही जन्म लेती है। उसे अचानक लगा जैसे यह बुराई किसी शांत तालाब में फेंके गए पत्थर के चारों ओर बनने वाली लहरों की तरह फैलती जा रही थी, धीरे धीरे अनगिनत वृत्तों में। शुभेंदुनाथ ने उसे उसकी सोच से बाहर खींचा। यह एक बेहतरीन हत्या थी, उसने लगभग विस्मय से कहा। तुमने मुझे कैसे पकड़ लिया? पृथ्वीराज कुछ पल रुका, फिर गहरी सांस ली। मैं रोक नहीं सका, उसने कहा। यह बहुत ही परिपूर्ण थी। इसमें संयोग के लिए कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी गई थी। क्या तुम्हें पता है कि मैंने पिछले कुछ दिन कहां बिताए? भारतीय म्यूजियम में। वह शुभेंदुनाथ की आंखों में सीधा देखता रहा। अब मैं तुम्हारे परिवार के इतिहास के बारे में शायद किसी भी जीवित व्यक्ति से अधिक जानता हूं। तुम्हारी वह अनुष्ठान वाली कहानी तुम्हारे उद्देश्य के लिए शानदार होती, शुभेंदुनाथ, अगर उसमें सिर्फ एक खामी न होती। वह सच नहीं थी। शुभेंदुनाथ अचानक कुर्सी से उठा और कमरे में चहलकदमी करने लगा। उसकी योजना की यह कमी उसे बाकी किसी भी चीज से अधिक परेशान कर रही थी। लेकिन वह सच हो सकती थी। उसने बहस करने की कोशिश की। कौन इसे झुठला सकता था? यह तो एक पारिवारिक कथा थी। लेकिन यह सच नहीं थी। पृथ्वीराज अडिग रहा। यह सच नहीं हो सकती थी, क्योंकि 100 से लेकर 1603 तक, उस कालखंड में जब तक यह कहानी संभव हो सकती थी, मुखर्जी मेंशन एक मठ था और तुम्हारे परिवार की संपत्ति थी ही नहीं। तुम्हारा पारिवारिक इलाका समुद्र तट से ऊपर था। मुझे लगता है कि वह खंजर तुम्हारे परिवार के पास 1650 के आसपास था। आया होगा जब तुम्हारे एक पूर्वज का जिक्र मिलता है जो पेर्शिया के राज्यों से व्यापारिक माल लेकर लौटा था। शुभेंदुनाथ कमरे में टहलता रहा। समझ गया, उसने कहा। समझ गया, लेकिन बाकी सब कुछ तो परफेक्ट था। सोचो, खंजर के हत्थे पर न जाने कितनी उंगलियों के निशान, कोई ठोस मकसद नहीं, कोई ऐसा नहीं जिस पर साफ साफ हत्या का संदेह किया जा सके, और कोई ऐसा नहीं जिसे पूरी तरह बरी किया जा सके। शुभेंदुनाथ अचानक रुका। लेकिन इसमें कुछ डरावने पल भी थे, उसने धीमे स्वर में कहा। वह क्षण जब मैंने मिस निशिगंधा को अंधेरे में देखा, मुझे खंजर का पीछा करना पड़ा ताकि मैं पहली चेतावनी के वक्त वहां मौजूद रह सकूं। मैंने उसे खिड़की के नीचे रुकते और खंजर को घूरते हुए देखा। मुझे नहीं लगता कि तब तक मुझे एहसास हुआ था कि उस पर खून था, तो मैंने खंजर उससे ले लिया। यह एक आवेगपूर्ण, मूर्खतापूर्ण हरकत थी, और जब सच में शोर मचा तो वह चीज मेरे ही हाथ में थी। पहले तो मुझे समझ ही नहीं आया कि लोग किस बारे में बात कर रहे थे, और मुझे डर था कि कहीं मैंने उसे अधमरा न छोड़ दिया हो। हालांकि मैंने हत्या की पूरी योजना मेडिकल चार्ट के अनुसार बनाई थी।
मैंने खंजर को सबकी नजरें बचाकर अपने कमरे में ले जाकर छुपा दिया। वैसे तुम लगभग मुझे उसके साथ पकड़ ही लेते। पृथ्वीराज ने सिर हिलाया। मुझे पता है, उसने कहा। शायद यह सिर्फ एक सहज अनुभूति थी, लेकिन जब तुम बालकनी से अंदर आए तो मैंने तुम्हारे हाथ में कुछ देखा था। मैंने भले ही उसे साफ नहीं देखा हो, पर मेरे दिमाग से खंजर का विचार निकल ही नहीं पाया। शुभेंदुनाथ कुछ क्षण चुप रहा, फिर धीरे से कहा, 2 गलतियां। कमरे का वातावरण अचानक बहुत ठंडा महसूस होने लगा। पृथ्वीराज ने हल्के से कांपते हुए देखा कि फर्श पर एक पुरानी बदरंग तस्वीर पड़ी थी। उसमें एक मासूम सी दिखने वाली लड़की का चेहरा था, जिसकी मुस्कान अब खौफनाक लग रही थी। अचानक शुभेंदुनाथ ठिठका और पूछा, तो अब तुम क्या करने वाले हो? पृथ्वीराज ने उसकी तरफ नहीं देखा और कुछ देर शून्य में घूमता रहा। फिर जैसे उसमें एक दूसरी ही आत्मा प्रवेश कर गई हो, जो कि एक सिद्धांतवादी और नैतिकता का देवता हो। उसने कहा, मैं कोलकाता पुलिस के डिटेक्टिव इंस्पेक्टर अरनिंदम से इसका जिक्र करूंगा और फिर कोलकाता पुलिस का गवाह बनकर तुम्हें और भैरवनाथ को सजा दिलवाऊंगा। चाहे कोई भी कारण रहा हो, पर हत्या तो हुई है, वो भी मेरी मौजूदगी में। तुम हत्यारे हो शुभेंदु। शुभेंदु, जो अब तक सोफे पर पीछे टेक लगाकर पृथ्वीराज की सारी बातें सुन रहा था, रहस्यमयी हंसी हंसा और पृथ्वीराज की तरफ देखते हुए बोला, पृथ्वीराज, मेरे प्यारे पृथ्वीराज, भैरवनाथ ने सच कहा था कि अकेले तुम ही हो जो इस खेल को अंजाम तक पहुंचा सकते हो। इसलिए ही उसने प्लान बी बनाया था। प्लान ए के तहत अगर तुम इस खेल की गहराई में न जाते तो सब कुछ उसी दिन समाप्त हो जाता। लेकिन भैरवनाथ को यकीन था कि तुम शांत नहीं बैठोगे और हर एक बारीकी को अंत तक खोज निकालोगे। इसलिए तुम्हारा यह कहना कि हत्या तुम्हारी आंखों के सामने हुई भी सत्य नहीं है, जैसे कि मेरे खंजर का रस्मन सत्य नहीं था। भैरवनाथ जानबूझकर उस हत्या वाली रात गैराज में तुमसे मिला ताकि तुम गवाह बन सको कि भैरवनाथ कत्ल के वक्त तुम्हारे साथ गैराज में था। तुम पुलिस को यह नहीं बता पाओगे कि हत्या के समय तुम गैराज में थे और तुमने हत्या होते हुए देखा ही नहीं, और मैं हत्यारा हूं यह भी सिद्ध नहीं कर पाओगे, क्योंकि सौमित्र और कौशिक घोष यह गवाही देंगे कि हत्या के समय खंजर तुम्हारी प्रिया निशिगंधा के हाथ में था। वे दोनों यह भी गवाही देंगे कि डॉक्टर विटबी ही हत्यारा था और वह तुम्हारी आंखों के सामने से उड़ गया और तुम लोग कुछ नहीं कर सके। मेरे प्यारे पृथ्वीराज, भैरवनाथ जाते जाते एक बहुत गहरी बात बोल गया जो तुम्हें सुननी चाहिए थी। शुभेंदु चुप हो गया और कमरे में फिर शांति छा गई। दोनों युवक मौन थे, पर उनके अंदर कुछ चल रहा था और कुछ रह रहकर जल रहा था। जो चल रहा था वह मेंढक था और जो जल रहा था वह शायद जुगनू था, जो उन दोनों को चल गया था। पृथ्वीराज ने अपनी चुप्पी तोड़ी और पूछा, भैरवनाथ क्या बोल गया था? शुभेंदु ने उत्तर दिया, भैरवनाथ ने जाते जाते मुझे यह बात समझाई थी कि इस दुनिया में निर्जीव, लाचार, असहाय और जरूरतमंदों की रक्षा करना, उन्हें भोजन कराना एक सच्चे सनातनी का धर्म है। उसी प्रकार एक दुष्ट दानवीय अमानुष का संहार करना सच्चे योद्धा का धर्म है। दुष्टों को सजा देना सिर्फ प्रभु हरि के हाथ में है, पर नारायण सदैव स्वयं पृथ्वी पर नहीं आते। वे इस दुनिया में से ही किसी को चुनते हैं दुष्टों को सजा देने के लिए, और तुम शुभेंदु नारायण द्वारा चुने गए हो, जो दुष्टों को सजा देने के लिए ही इस पृथ्वी में जन्म लिया है। तुम तथाकथित नागेंद्र नाथ की हत्या का गम मत करना, क्योंकि अगर वह जिंदा रहता तो समाज की कई बहन बेटियां नष्ट कर देता। तुमने सही किया। इतना बोलकर वह चला गया। मैं उसके पीछे भागा, पर तब तक वह पतली हवा में गायब हो चुका था। मैंने सिर्फ नीचे देखा, जहां एक गहरे हरे रंग की जीप सुबह की धुंध में आंखों से ओझल हो गई। कहकर शुभेंदुनाथ फिर शांत हो गया। तुम क्या करने वाले हो? उसने धीरे से दोहराया। शुभेंदुनाथ कुछ पल झिझका, फिर धीरे से बोला, टाइगर नेस्ट मोनेस्ट्री, पारो, भूटान। एक प्रसिद्ध बौद्ध मठ है। मैं कुछ समय से उनसे पत्राचार कर रहा हूं। इस हफ्ते मैंने अपनी सारी किताबें बेच दी हैं।
जब वॉन फाबर पुलिस के हाथों में गया तो मुझे समझ आ गया कि मेरा अभियान समाप्त हो चुका है। लेकिन उसने पृथ्वीराज की ओर देखा, फिर कंधे उचका दिए। अब आगे क्या? पृथ्वीराज खड़ा हुआ और अपना हाथ बढ़ाया। मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे जाने से पहले हम फिर मिलेंगे, उसने कहा। अलविदा। शुभेंदुनाथ ने बढ़ा हुआ हाथ थाम लिया, लेकिन पृथ्वीराज के अंतिम शब्दों से जो क्षणिक रुचि जगी थी वह जल्द ही खो गई। उसका चेहरा फिर से विचारों में डूबा हुआ लगने लगा। वह कमरे के दूसरे कोने में गया, वहां से तस्वीर उठाई और पृथ्वीराज ने उसे आखिरी बार उस गहरे आरामदेह कुर्सी में बैठे देखा। झुके हुए, तस्वीर को घूरते हुए उसकी नजरें उस मासूम लेकिन मूर्खतापूर्ण चेहरे पर टिकी हुई थीं। पृथ्वीराज जब धीरे धीरे सीढ़ियां उतरकर सड़क की ओर बढ़ा तो उसका मन उलझन में था। उसे एक गहरे राहत के एहसास का बोध हो रहा था, हालांकि उसके सबसे बुरे डर सच साबित हो चुके थे। उसके दिमाग के किसी कोने में कानून और व्यवस्था बनाम सही और गलत का पुराना सवाल एक ऐसी उलझन में फंस गया था जिसका कोई समाधान नहीं था। शुभेंदुनाथ वह एक हत्यारा भी था और एक शहीद भी। कौन तय कर सकता था कि वह इनमें से क्या अधिक था? लेकिन पृथ्वीराज के विचारों में सिर्फ यही नहीं था। निशिगंधा, उसके लिए उसका प्यार और उनका विवाह। वह जैसे ही सड़क पर निकला, एक गोल मटोल चेहरा जो गुस्से से लाल और गर्म था, अचानक अंधेरे में से प्रकट हुआ और उस पर झुक आया। आखिरकार आ ही गए हैं ना? एक भारी व्यंग्यात्मक आवाज गूंजी। तुम्हारा नाम और पता बताओ। धीरे धीरे खोए हुए पृथ्वीराज को यह समझ में आया कि वह कोलकाता पुलिस के एक बड़े और स्पष्ट रूप से अप्रसन्न इंस्पेक्टर के सामने खड़ा था। यह तुम्हारी कार है, मैं मान लूं? पूछने वाले ने थोड़े नरम स्वर में कहा। जब उसने पृथ्वीराज के चेहरे पर खाली सी अभिव्यक्ति देखी, लेकिन जब उसे पुष्टि मिली कि कार उसकी ही है तो उसका गुस्सा फिर भड़क उठा। यह कार यहां कम से कम 1 घंटे से खड़ी है। इस बात की मैं व्यक्तिगत रूप से गवाही दे सकता हूं, बिना किसी निगरानी के और फुटपाथ से 1 फुट बाहर निकली हुई, जो अपराध को और गंभीर बनाता है। इसका मतलब समन होगा, ये तुम जानते हो ना? उसने अपनी नोटबुक लहराई। नाम और पता। पृथ्वीराज ने उसे जानकारी दे दी। पुलिस वाले ने अपनी पेंसिल वापस खोल में डाली, नोटबुक की इलास्टिक पट्टी को जोर से खींचकर बंद किया और अपनी फटकार जारी रखी। तुम जैसे लोग ही हैं, उसने समझाने के अंदाज में कहा जब पृथ्वीराज गाड़ी में बैठने लगा, जो हमें पुलिस वालों का सारा काम बढ़ा देते हैं। लेकिन अब हम ये अपराध सहन नहीं करने वाले। हम पूरी तरह सफाई कर रहे हैं। कानून का उल्लंघन करने वालों को अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वह अचानक रुक गया और संदेह से पृथ्वीराज की ओर देखने लगा। छोटे लाल बालों वाले उस आदमी के चेहरे पर जो थोड़ा भ्रमित भाव था, वह अब एक मुस्कान में बदल चुका था। शानदार, पृथ्वीराज ने कहा। उसके स्वर में स्पष्ट उत्साह था। वाकई अधिकारी, यह बहुत शानदार है। तुम नहीं जानते यह सुनकर मुझे कितनी तसल्ली मिली है। तुम्हारी सफलता के लिए मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। और वह कार स्टार्ट करके चला गया, पीछे छोड़ते हुए पुलिस वाले को, जो थोड़ी उलझन में उसे जाते देखता रह गया और मन ही मन सोचने लगा कि शायद उसे अपनी नोटबुक में अपराध का विवरण बदलकर नशे की हालत में गाड़ी चलाने कर देना चाहिए था। नमस्ते प्यारे दोस्तों, स्वागत है विस्पर्ड मेलोडीज एंड टेल्स में, जहां संगीत और कहानियां एक नई जिंदगी पाती हैं। अगर आपको दिल को छू लेने वाले गीत और मनमोहक कहानियां पसंद हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकन को टैप करें ताकि हर नया गाना और कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे। अगर आपको ये पसंद आया हो तो लाइक बटन दबाना ना भूलें। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत मायने रखता है और हमें और बेहतरीन कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करता है। आपके प्यार और सपोर्ट के लिए धन्यवाद। इसी तरह हमारे साथ बने रहें, सपने देखें, सुरों में खो जाएं और कहानियों की दुनिया में डूब जाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में।